भारत में रहने वाले उन तमाम भाइयों और बहनों को मैं सलाम पेश करता हूँ जिनके अंदर अभी इंसानियत बाकी है। अब मुझे सलाम का ये अंदाज़ इसलिए इख्तियार करना पड़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेज़ी के साथ भारत की आबादी में ऐसे लोगों की संख्या, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होती जा रही है जिनको इंसान कहा जा सकता है। रेल में सफ़र करते हुए एक आदिवासी पुलिस इंस्पेक्टर को उसका जूनियर गोली मारकर हलाक कर देता है और फिर 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में जाकर ढूंढ कर 3 ऐसे मुसलमानों को अपनी हैवानियत का शिकार बना देता है जो देखने में भी मुसलमान नज़र आते हैं। और फिर तड़पते हुए लोगों को देखकर वो कहता है कि अगर तुमको इस मुल्क में जीना है तो मोदी और योगी को वोट देना है। रात के अंधेरे में एक मस्जिद में घुसकर उस मस्जिद में एक नौजवान 19-20 साला नौजवान लड़के हाफिज़ इमाम साद जो वहाँ पर इमामत करता था उसे चाकुओं से गोद कर कुछ इंसान नुमा जानवर हलाक कर देते हैं। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आती है कि सिर्फ 3 साल के अंदर हमारे देश में 13 लाख से ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं मिसिंग हैं, लापता हैं। कुछ खबर नहीं कौन दरिंदा उनको कहाँ भगा ले गया, कुछ खबर नहीं कौन सी लड़कियां जानबूझकर अपना घर छोड़कर चली गई, किनको किडनैप कर लिया गया, किनको रेप करके मौत के घाट उतार दिया गया। क्या अब भी हम नहीं जागेंगे? अब भी हम हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? अब भी हम इलेक्शन का खेल खेलते रहेंगे? तेरह लाख लड़कियां और महिलाएं 3 साल के अरसे में लापता हो गईं। कितना बड़ा वाक़या है ये खबर आने के बाद तो पूरे देश में ज़लज़ला आ जाना चाहिए था। ये 3 साल वही हैं जिसमें बीजेपी और आरएसएस की सरकार है। क्या मैं अपनी बहनों से, क्या मैं अपनी बेटियों से, किसी भी समाज की हों, किसी भी धर्म का पालन करती हों, किसी स्टेट में रहती हों, क्या मैं अपनी बेटियों और बहनों से ये अपील कर सकता हूं कि अब खड़ी हो जाओ? ये पूरा महिलाओं का वर्ग जिस बुरी तरह जुल्म और सितम का शिकार है, जिस तरह औरतों के और लड़कियों के हुकूक मारे जा रहे हैं, उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, उनको रेप करके टुकड़े करके उनको फेंका जा रहा है, फ्रिज में रखा जा रहा है। क्या अब भी हमारे देश में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ इस मुद्दे को लेकर महिलाओं से कहें कि उठ जाओ अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, भूल जाओ कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम एमपी में रहती हो या मणिपुर में रहती हो, दिल दर्द से फटा जा रहा है। अब मैं अपील करता हूँ
मैं आदिवासी तमाम संगठनों से अपील करता हूँ, अलग आप लोग सब काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए ज़रा, ये 3 मुसलमानों को और एक पुलिस ऑफिसर को जो आदिवासी था, ट्राइबल था, उसको गोली मार देता है एक शख्स। क्या अब आदिवासियों और मुसलमानों को बिल्कुल इकट्ठा नहीं हो जाना चाहिए? जालिम तो दोनों को एक नज़र से देख रहा है, लेकिन ये दोनों जालिम को अलग अलग नज़र से अगर देखेंगे तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे? कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं आया कि किसी आदिवासी लीडर ने मुसलमानों पर होने वाले मुसलसल जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई हो। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, मेरे इल्म में नहीं आया, मेरी नॉलेज में नहीं आया। मैं आदिवासी तमाम भाइयों और बहनों से, उनके लीडरों से, उनके जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, उनसे निवेदन करता हूँ, और उनसे भी और तमाम लोगों से भी, कि जब दूसरे समाज के किसी शख्स को निशाना बनाया जाए तो सबको उसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। सिर्फ उसी समाज के लोगों को नहीं बोलना चाहिए जो जिस समाज से ताल्लुक़ रखता हो वो शख्स जो विक्टिम बना है, जो निशाना बना है। अब तो ये खुला एक ऐलान जंग है। हर चंद घंटे के बाद कुछ नए वाक़यात, कुछ नई घटना की खबर आती है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिसने जान पर खेलकर एक बहुत बड़े फसाद से बचा लिया, कई घंटे तक उसने उन लोगों को समझाया जो कावड़ियों का रूप धारे हुए थे। वो थे कौन वो तो हम नहीं जानते, जानने वाले जानते होंगे या खुदा जानता है। कई घंटे समझाया कि आपको जो रूट दिया गया आप उसी रूट पर जाइए। उन्होंने जानबूझकर वो रूट छोड़ा और उस रूट पर आए जहाँ मुस्लिम आबादी थी, और एक मस्जिद के सामने वो ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाने लगे और नारे लगाने लगे। इस नाजुक इस सूरत हाल को भी उस इलाके के एसपी या एसएसपी ने बड़ी समझदारी के साथ, बहादुरी के साथ संभाला और मैनेज किया। और वो लोग नहीं माने तो बहुत हल्का सा बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया। कोई और ऑफिसर होता या वहाँ कावड़ियों की जगह पर मुसलमान होते या कोई और होता तो गोलियों से 10-20 लोगों को भून दिया गया होता, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो गए होते। और पुलिस ऑफिसर की इस ईमानदारी का इनाम उसको ये मिला, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्या हो रहा है हमारे देश में, और ये क्यों हम लोग सब खामोश बैठे हैं? हमारे दलित भाई और बहन, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि मुझे किसी शेड्यूल कास्ट के लीडर की तरफ से कोई बयान सुनने और देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि मेरी जानकारी की कमी हो। वो यूपी की घटना हो, हरियाणा और मेवात की घटना हो, ट्रेन की घटना हो, जयपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की, या कोई वाक़या हो, सबको बोलना चाहिए। अपने गुस्से का, अपने गम का इजहार करना चाहिए, और मिलजुल कर एक कोशिश शुरू होनी चाहिए। वी आर टू लेट, हम बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है। जिस कौम का ज़मीर इस तरह मर जाए, जहाँ इस तरह के वाक़यात एक नॉर्मल हो जाएं, यह है न्यू नॉर्मल जिसका हम लोगों ने चर्चा सुना था। यह है न्यू इंडिया, और अब तो इंडिया कहना भी मुश्किल है। यह नया भारत, इसका निर्माण करना चाह रहे थे हमारे संघ परिवार के लोग।
और भारत सरकार के लोग। कितनी बदनामी हो रही है। हम जिस भारत में पैदा हुए थे ये वो भारत तो नहीं है, बहुत बदल चुका है, बहुत बिगड़ चुका है। आइए किसी तरह इस समाज को सुधारें, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैं तमाम शेड्यूल्ड कास्ट के लीडर्स को, आदिवासी लीडरों को, उन तमाम संस्थाओं के सरबराहों को, तमाम ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट लोगों को इस बात की दावत देता हूं कि आइए हम लोग सर जोड़कर बैठें और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर किसी तरह इस देश की व्यवस्था को, इस देश की सूरत हाल को बदलने की कोशिश करें। मैं मीडिया के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए ज़रा सोचिए, आप अपनी टीआरपी के खातिर क्या कर रहे हैं। कितना जहर फैला दिया आपने। मैं तमाम नॉन बीजेपी जो पार्टीज़ हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, लास्ट चांस है आपके पास कि आप इस देश को इस कलयुग से निकालें, इस मुल्क को इस ख़तरनाक हैवानी और शैतानी चक्कर से निकालें। आप अपने इख्तिलाफात थोड़ी दिन के लिए भूल जाइए, आपस में एक होकर मुकाबला कीजिए। मैं यूपी, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र के लीडरों से ख़ास तौर पर अपील करता हूँ कि आप बिल्कुल एकजुट हो जाइए और एक बिल्कुल एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाइए। और ये जो आपने उम्मीद दिलाई है कि हम सब मिलकर एक कैंडिडेट उतारेंगे बीजेपी के कैंडिडेट के मुकाबले में, एक ये कदम आपने अगर उठा लिया तो आप भारत के इतिहास में आपके नाम गोल्डन वर्ड से लिखे जाएंगे। हालात बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। ये आप ज़रूर कदम उठाइए, ज़रूर कदम उठाइए। करोड़ों आवाम की तरफ से, कमज़ोरों और मज़लूमों की तरफ से, दबे कुचलों की तरफ से, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसीज़, माइनॉरिटीज़, सब की तरफ से मैं आपसे ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देंगे। मैं आखिर में एक दो बातें और कहना चाहता हूँ। मेरी जानकारी में नहीं है कि अभी तक रेल मंत्री ने कोई कदम उठाया है, कोई ऑर्डर पास किया है या कोई स्टेटमेंट दिया है आरपीएफ के इस खूंखार दरिंदे को कानून के अंदर लाने के सिलसिले में। क्या चार्जशीट बनेगी, कौन सी एफआईआर दर्ज की गई है और किन धाराओं में ऐनी गवाहों के साथ इस केस को लड़ा जाएगा ताकि कैपिटल पनिशमेंट से कम इस दरिंदे को कोई सज़ा न मिले भारतीय कानून के मुताबिक। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी जानकारी में नहीं, हो सकता है कि उन्होंने कोई बयान दिया हो और मेरी नज़र से अभी न गुजरा। इसी तरह होम मिनिस्टर साहब, उनका भी कोई बयान मेरे सामने नहीं आया। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि इतने एक्टिव हमारे होम मिनिस्टर, अभी तक उन्होंने कोई इस सिलसिले में साफ बयान जारी न किया हो। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे अभी उनके किसी बयान के बारे में जानकारी नहीं मिली। दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने कोई बयान और कोई इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए होंगे। फिर इससे भी आगे बढ़कर इस खूंखार दरिंदे ने दो नाम लिए, हमारे मुल्क के रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का और उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का। यकीनन इन दोनों ने कोई बयान जारी किया होगा कि हमारा कोई ताल्लुक इससे नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं
और इसको हम लाएंगे, इंसाफ के नीचे कानून नाफिज होगा। हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो एक धार्मिक रहनुमा भी हैं, उनसे भी यकीनन मुझे ये उम्मीद है। और प्राइम मिनिस्टर तो एक इंटरनेशनल शख्सियत हैं। मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आया। मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ, दुआ भी कर रहा हूँ। और अगर आप में से किसी को कुछ मालूम हो कि हमारे दोनों इन बड़े लीडरों ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने और चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी ने, कोई बयान जारी किया है, कोई कदम उठाया है, तो मुझे ज़रूर मुत्तला करें। ये अजीब अफसोस की बात है, 3 मुसलमान बेगुनाहों को जो बेचारे ट्रैवल कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, न कोई जुलूस में थे, न कोई जलसे में थे, न बोल रहे थे, न कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको गोली मार दी गई। तो इन दोनों को तो बहुत खुलकर सामने आना चाहिए कि ये हमारा नाम लेकर बदनाम किया गया है। हम किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इन दोनों ने बयान जारी कर दिया है तो मैं वो बयान सुनना और देखना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जारी कर दिया होगा। लेकिन अगर नहीं किया तो मैं इस पर अपने ताज्जुब ही को ज़ाहिर कर सकता हूँ और ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि विदाउट एनी फर्दर डिले, मज़ीद ताख़ीर किए बग़ैर, ये दोनों लीडरान इस बात को कंडेम करें। कितनी हैवानी गैर कानूनी हरकत इन दोनों का नाम लेकर की गई है। एक नाम और सुनाई पड़ रहा है उस वीडियो में, ठाकरे। मेरी समझ में नहीं आ रहा इससे कौन से ठाकरे मुराद है। क्या अगर उद्धव ठाकरे जी मुराद हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र में घटना हुई है, तो अगर ये उद्धव ठाकरे मुराद हैं तब तो उद्धव ठाकरे को तो खुलकर सामने आना चाहिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और स्टेट का मसला है तो स्टेट को बहुत ज़ोरदार अंदाज से इस शख्स के ख़िलाफ़ एक मर्डर का केस चलाना चाहिए, सारे सबूत सामने रखने चाहिए। ये ज़िम्मेदारी है स्टेट के चीफ मिनिस्टर की भी और स्टेट के एक बड़े लीडर मिस्टर उद्धव ठाकरे की भी। बस मैं इसी पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। आप सब ने मेरी बात सुनी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।